सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 कराया था, यानी कि ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। और आज की इस वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि हम सेकंड पार्ट के बारे में कर रहे हैं और ये आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका लेसन काफ़ी शॉर्ट है। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस लेसन के बाद जो चैप्टर नंबर 5 आएगा, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इसको करने के बाद भी हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7 ये आपका लेसन से डिलीट है। तो हम डायरेक्ट करेंगे 5वें चैप्टर के बाद कौन सा, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी सोशियोलॉजी क्लास 12 दोनों बुकें पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दोबारा बताऊंगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस बात में कोई दोहराई भी नहीं है। भारत प्राथमिक तौर पे एक ग्रामीण देश माना जाता है, लेकिन अगर वर्तमान दौर की बात करें तो वह नगरीयकरण की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से भारत ने 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है, यानी कि विश्व बाजार में उसने भी अपना कदम रख दिया है, तो भारत किसे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इस कारण वह नगरीकरण की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए भारत की आबादी की, तो देखिए 67% पॉपुलेशन थी वो कौन थी, ग्रामीण थी, यानी कि रूरल सेक्टर से रिलेटेड हुआ करती थी। भारतवासियों के लिए जो भूमि यानी लैंड होता है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसी कारण कृषि और संस्कृति में काफी क्लोज यानी कि घनिष्ठ संबंध भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। और हमने जो अपना मेन टॉपिक शुरुआत किया था वो था कृषि संरचना, जिसके अंदर हमने मध्यम और काश्तकार और कृषि मजदूर इनके बारे में जाना था, वर्ग और जाति के संदर्भ में। और हमने ये भी जाना था जो भूमि सुधार था औपनिवेशिक काल में स्वतंत्र भारत में किस प्रकार का था। और आज की इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हरित क्रांति से, यानी कि जिसे इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है हरित क्रांति। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। तो देखिए, सामाजिक परिणाम तो आपको बाद में पता करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है। आप बच्चों को पता भी होगा क्योंकि आप कब से पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए क्या कहा जा रहा है इसके मीनिंग में। तो हरित क्रांति जो है वह कृषि उत्पादन को बढ़ाने का एक नियोजित एवं वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। और भारत में नई तकनीक, नए बीजों तथा उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई उसे हरित क्रांति कहा गया। अब आपके माइंड में आएगा कि हरित क्रांति कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गूगल से लिया है डेटा है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1960 में कहाँ पर, पंजाब, ठीक है ना, पंजाब जो राज्य है यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं कि हरित क्रांति का जो मेन बेस है, यानी कि जो प्रमुख आधार है वो क्या क्या है, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है उत्पादन का सही मूल्य, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्या बात कही जा रही है इसके अंदर कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य दिलाने और उनके शोषण से छुटकारा पाने तथा मूल्यों में आने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित मूल्य की उनके लिए गारंटी प्रोवाइड कराई है। और इसका एम क्या था कि इसमें क्या है कि इसके लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी की गई, और ये जो मूल्य था समय समय पर उपज की वसूली और खरीद मूल्य के बारे में सुझाव दिया करता था। कहने का मतलब कि जैसे किसी किसान की कोई कृषि की फसल बर्बाद ना हो जाए तो उसका पहले से ही प्रोटेक्शन, जैसे हम आज के समय पे इंश्योरेंस कह सकते हैं, तो ये सरकार ने प्रोवाइड कराया किसानों के लिए। तो ये क्या था, एक अच्छा बेस माना गया था हरित क्रांति का। दूसरा पॉइंट है पशुपालन विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो पशुपालन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, पशुओं का पालन, तो इनसे क्या मिलता है, किसानों को बहुत सारी सामग्रियां मिलती है जो कि वे बाजार में उनका विक्रय करते हैं। तो इसलिए पशुपालन का विकास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे कि भारत में डेयरी विकास तथा ग्रामीण रोजगार व आय में वृद्धि करने के लिए 1988 में डेयरी विकास की टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना किसकी स्थापना की गई थी, डेयरी विकास के टेक्नोलॉजी मिशन की। तो इसमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो ताकि किसानों को भी अच्छी इनकम प्राप्त हो सके और सरकार को भी।
तीसरा है निगमों की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, मशीन और गोदामों की व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की स्थापना की है। और इसके अंदर 1953 में राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या था कि जो उन्नत बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो उसकी बिक्री के लिए एक राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राजकीय कार्य निगम की स्थापना की गई थी। तो इसमें ये बात रखी गई थी कि हम बीजों को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, तैयार करेंगे ताकि वह अच्छे तरीके से उनका व्यापार हो सके और किसानों को भी अच्छा लाभ मिल सके। तो इसके अंदर क्या क्या था, जैसे कि अनाज हो गया, तिलहन हो गया, दाल हो गया, तो ये सारे बीज तैयार किए गए थे। चौथा जो पॉइंट है वो है कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए आप भी जानते हैं कि अगर फसल को अच्छा रखना है तो उन्हें कीटनाशकों से दूर रखना पड़ेगा। तो कीटनाशकों को खत्म करने के लिए अच्छी प्रकार की औषधियां यानी दवाई छिड़की जाती है खेतों के अंदर, तो ताकि फसल अच्छी बनी रहे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि पतंगे जो होती है, अभी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ पे ये पतंगे आई थी और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी फसलें भी खराब की थी, जिसका किसानों के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो इन्हीं से बचने के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती है ताकि वह फसल को बर्बाद ना कर सके। तो इसलिए अच्छी अच्छी प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग किया गया। और पांचवा क्या था, बहु फसल कार्यक्रम यानी कि मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या रखा गया था कि इसके अंदर थोड़े समय में पककर तैयार हो जाने वाली फसलें बोई जाती थी। उदाहरण के तौर पे जैसे सब्जियां, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। और साथ ही इसके साथ फसलों को उगाने के नए तरीके भी अपनाए गए, जिसमें पैदावार जो है काफी तेजी से बढ़ने लगी। अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो 1930 हेक्टेयर भूमि पर बहु फसल कार्यक्रम को लागू किया गया और इसका सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले, जिससे कि पैदावार जो है फसलों की वो तेजी से देखने को भी मिली है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य आधार थे हरित क्रांति के। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम जानते हैं हरित क्रांति के सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में। देखिए एग्जाम में आर्थिक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि। देखिए जो हरित क्रांति आई थी तो नए नए प्रकार के बीज हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, कीटनाशक दवाइयाँ होगी, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आई थी। तो देखिए इसका जो फायदा था सबसे ज़्यादा जो बड़े जमींदार थे उन्होंने उठाया, क्योंकि उनके पास पैसा था इन चीज़ों को खरीदने का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वह हुआ सीमांत और छोटे किसानों का, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह इन चीज़ों को खरीद सके। हालांकि सरकार द्वारा ऐसी सुविधाएं तो प्रदान की गई, लेकिन फिर भी अगर हकीकत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लाभ था वो जमींदारों के पास सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि उनके पास कैपिटल अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी। दूसरा परिणाम क्या था, वर्ग संघर्ष। तो ये एक अच्छा परिणाम भी था कि आप जानते हैं कि गांव के अंदर वर्ग संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी ऊंच नीच जातियों के अंदर। तो इससे क्या हुआ, हरित क्रांति से ऐसा नहीं है कि हर लोग की जो दशा थी वो काफ़ी खराब हुई। तो कुछ ऐसे किसान भी थे जो कि काफ़ी निम्न कैटेगरी में आते थे, लेकिन वह धीरे धीरे हरित क्रांति के आने से उनके भी थोड़े हालात सुधरे और वह भी थोड़ी उच्च कैटेगरी में आने लग गए। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्ग संघर्ष भी देखने को मिला। तीसरा क्या था, खेतीहर मजदूर और गरीब हुए, यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर बिकम पुअर। तो इस बात में कोई दोहराई भी नहीं है, क्योंकि इससे क्या था कि जो खेतीहर मजदूर थे उनकी आमदनी क्या होगी, और ज़्यादा कम होगी। एक अध्ययन के तौर पे ये भी पता चलता है कि हरियाणा और पंजाब में जब सर्वे किया गया तो 15 जिलों के मजदूर जो थे खेतीहर वह और ज़्यादा गरीब हो गए, यानी कि उनकी जो आमदनी थी वो और ज़्यादा कम होगी। तो इस प्रकार हमें ये परिणाम भी देखने को मिला। चौथा है राजनीतिक प्रभाव, यानी कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो देखिए क्या था कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप धनी किसान राजनीतिक दृष्टिकोण से और ज्यादा शक्तिशाली बन गए। और धनी किसान क्या करते थे, समय समय पे भूमि संबंधी सुधार अधिनियम को लागू करने में रुकावटें पैदा करते थे, जिस कारण क्या होता था कि जो भू सुधार कानून है उन्हें लागू करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक उदाहरण के तौर पे बिहार राज्य में छोटे एवं मध्य दर्जे के किसानों ने नई तकनीक का प्रयोग करके अपनी कृषि आय में वृद्धि कर ली, जिससे कि वह राजनीतिक शक्ति को और मजबूत करने में लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि किसने इनका ज्यादा प्रॉफिट उठाया। तो इस कारण हमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी ज्यादा देखने को मिलता है हरित क्रांति के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में। पांचवा है कि उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी छोटे किसानों की पहुंच से और बाहर होती गई।
तो कहने का मतलब ये है कि हरित क्रांति में लघु यानी छोटा और गरीब किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, इनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी वह और ज्यादा कमजोर हो गई। नई तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई आदि जैसे निवेश जो थे वे लघु और सीमांत किसानों की पहुंच से पूरी तरीके से बाहर हो गए। और इसमें लघु किसानों और धनी किसानों के बीच में जो खाई थी, जिसे हम दूरी कहते हैं, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ती चलेगी। आपने एक लाइन हर बार सुनी होगी कि हरित क्रांति के आने से अमीर और ज्यादा अमीर हो गए और गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। तो ये बात सत्य है बिल्कुल। छठा है आर्थिक असमानता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इस बात में भी कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो यह कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। कहने का मतलब जैसे हरियाणा, पंजाब हो गए, यहाँ पे तो अच्छी मात्रा में हरित क्रांति आ गई, यानी कि यहाँ पे जो फसल उगाई जाती थी वह नई तकनीक से उगाई जाने लगी, जिसके अंदर रासायनिक पदार्थ हो गए, कीटनाशक दवाइयाँ होगी, उर्वरक बीज हो गए। लेकिन जो भारत का शेष हिस्सा था, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य, तो यहाँ पर अभी भी परंपरागत तरीकों से काम चल रहा था, जिसके कारण उत्पादन की अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब में ज्यादा हो रहा था और वहाँ पे कम हो रहा था। सिर्फ डिफरेंट इस बात का था, वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी और यहाँ पर पुरानी तकनीक से काम चलाया जा रहा था, जिसे हम परंपरागत तकनीक कहते हैं। तो इस कारण असमानता आर्थिक स्तर पर भी अलग अलग क्षेत्रों में भारत के ज्यादा देखने को मिली। तो ये थे हरित क्रांति के सामाजिक और आर्थिक परिणाम। तो आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से अब समझ आ चुका होगा। आगे हम जानते हैं भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज के बारे में। तो इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, वो है संविदा खेती। तो इसी के बारे में पूरा टॉपिक है, इससे आपके दो टॉपिक क्लियर होंगे, एक आपका भूमंडलीकरण के बारे में भी, दूसरा आपका संविदा खेती के संबंध में भी। तो आइए जानते हैं इसमें क्या बात कही जा रही है। तो देखिए, भूमंडलीय तथा उदारीकरण के कारण जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे कहते हैं, वे फसल उगाने को कहती है बिल्कुल, तथा किसानों को जानकारी और सुविधाएं भी प्रदान करती है, और इसी प्रक्रिया को संविदा खेती कहा जाता है, यानी कि संविदा कृषि कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि संविदा कृषि सुरक्षा के साथ साथ असुरक्षा भी देती है, ठीक है ना। तो किसान इन कंपनियों पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी कि निर्भर हो जाते हैं। खाद और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण भी असुरक्षित हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब एक चीज प्लस देती है तो दूसरी चीज नेगेटिव भी देती है। तो संविदा खेती के साथ भी कुछ इस प्रकार का ही सिचुएशन थी। तो कृषि रियायतों में कमी आने से उत्पादन की लागतें बढ़ने लगी और बाजार भी स्थिर नहीं रहा, जैसे बीमारी, सूखा, बाढ़ तथा हानिकारक जंतु, उधार पैसे लेना आदि से परिवार में भी किसानों के संकट आने लगे थे। क्योंकि क्या था कि कृषि बहुत से लोगों के लिए आर्थिक होती जा रही थी, यानी डिपेंडेबल, और कृषि के जो मुद्दे थे, इश्यू थे, वह सार्वजनिक मुद्दे नहीं हो रहे थे। गतिशीलता की कमी के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनने में असमर्थ रहा, यानी कि सफल ना हो पाए, और जो कि अपनी नीतियों को पक्ष में नहीं कर पाया। जब समूह ही नहीं बन पाया तो वह नीतियों को अपने पक्ष में किस प्रकार कर पाता। तो संविदा खेती में कंपनी और जमीन मालिक यह तय करते थे कि क्या उपाजना है, और इसके लिए किसानों को बीज भी वह प्रदान किया करते थे। एक तरीके से जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी और जो जमीन के मालिक होते थे वह मेन लीडर थे, और उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप ऐसा ऐसा करोगे। तो किसानों को पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ता था उनके ऊपर। कंपनी ये भी भरोसा देती थी कि वह अनाज आदि को खरीद लेगी, जिसका मूल्य पहले से ही तय हो जाता था, और इससे कंपनी पूंजी भी देती थी। कि देखिए क्या होता है कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आती है कि जो अनाज के जो प्राइस है वो डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो पहले से ही साइन करवा लेती थी, चाहे आपका कोई भी आपात है लेकिन आपको इसकी कीमत इतनी ही मिलेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट भी माना जाता था, जिससे कि किसानों को थोड़ी प्रोटेक्शन भी मिला करती थी। तो ये था आपका भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज के अंदर कुछ ऐसा बदलाव जो कि संविदा खेती में ज़्यादा देखने को मिला। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, ये एक काफ़ी गंभीर मसला भी है। आपको, मुझको, हर एक किसी को इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसा क्या कारण है कि किसान आत्महत्या करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक पूरी गुत्थी है एक तरीके से, जो कि अभी तक सुलझ नहीं पाई। अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं कि जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कि समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिवेश में प्रयास किया है, यानी उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की है।
तो देखिए आत्महत्या करने वाले बहुत से जो किसान थे वो सीमांत किसान हुआ करते थे, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपना उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी आप जानते हैं कि अभी हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था वो हरित क्रांति के ऊपर ही पढ़ा था, तो उसके अंदर हर कोई क्या चाहता था, अपनी फसल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। तो इसके अंदर भी कुछ यही हुआ था। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा महंगी होती गई, यानी एक तरीके से जो मार्जिन था वो कम होता चले गया। बाजार स्थिर नहीं रहे थे तथा बहुत से किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगी मदों में निवेश करने लगे, यानी इन्वेस्टमेंट करने लगे और साथ ही उधार लेते गए। तो इसका क्या कारण निकला कि किसान ऋणी होते गए। खेती ना होना तथा कुछ मामलों में उचित आधार तथा बाजार मूल्य के अभाव यानी उनकी कमी के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने पर अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ होते थे। तो इस कारण आत्महत्या जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। अगर मैं आपको 2 लाइनों में समझाऊं एक प्रक्रिया के आधार पे, तो देखिए क्या होता है कि किसान अपनी फसल को अच्छा करने के लिए कर्ज लेता है। हालांकि कर्ज बड़ी आसानी से उन्हें मिल जाता है, लेकिन उन्हें चुकाना भी पड़ता है। देखिए अगर फसल अच्छी ना चली, खेती अच्छी ना हुई, वर्षा नहीं हो पाई, तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वह उस फसल को ठीक करने के लिए फिर से ऋण लेता है, तो अब उसे दोबारा डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर, मौसम के ऊपर। जब मौसम अच्छा होता है तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो क्या आएगा, उसके पास पैसा आएगा। तो ये जो एक साइकिल है एक तरीके से जो कि डिपेंड करती है मानसून के ऊपर सबसे ज्यादा। तो इस कारण किसान जो होते हैं वो इस गुत्थी में फंस जाते हैं, जिस कारण वह ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि उनके लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 अब होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। इसके PDF नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलेगा, और साथ ही शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे इस चैनल से रिलेटेड। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।